और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम ग्रेविटेशन का दो टॉपिक करेंगे। एक हम समझेंगे मास क्या होता है, फिर हम समझेंगे वेट क्या होता है। और जब हम वेट को समझ जाएंगे तो अलग अलग प्लैनेट पे, खास तौर से मून पर, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट निकालना सीखेंगे कि अगर अर्थ पे किसी चीज का वेट मान लो कुछ भी है, तो मून पे जाकर उसका वेट कितना हो जाएगा। तो ऐसे मानो ये तीन टॉपिक हो गए, एक तो मास और एक वेट। दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे और अलग अलग प्लैनेट पे, खास तौर से मून पे अगर हम गए तो हमारा वेट कितना चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीजें अभी हम करते हैं। तो सबसे पहले आओ हम सीखें कि मास क्या होता है। देखो मास, देखो मास एक ऐसी चीज है जिसके साथ हम बहुत फेमिलियर है, सुनते हैं, है ना। अगर हम वैसे बोले तो मास क्या होता है, भाई मास का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी कोई भी चीज में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है ना। उस क्वांटिटी ऑफ मैटर को ही क्या कहते हैं, मास कहते हैं। दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं, आपने एक लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन का फर्स्ट लॉ किया था, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या होती है कि कोई भी हर एक ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता ही रहेगा, रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, और अपने आप को अपना डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर सकता। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बिना एक्सटर्नल फोर्स के, बाहर से उस पर कोई फोर्स लगाए बिना, ना तो वो रेस्ट पे आ सकता, ना ही वो मोशन में आ सकता, और ना ही वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। इसको इनर्शिया कहते हैं। तो मास एक ऐसी चीज होती है, सबसे पहले मैंने बताया कि मास क्या है, मास क्वांटिटी ऑफ मैटर है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी मैटर की कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी भरी हुई है उसके अंदर, उसको बोलते हैं उसको मास। दूसरी चीज, मास एक ऐसी चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को मेजर करती है। अब एक चीज बताओ मुझे कि अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट भारी है, बहुत भारी, ट्रक ट्रक मान लो चल रहा है, तो ट्रक को रोकना क्या है, ट्रक को रोकना आसान है क्या। अबे ट्रक के सामने आओगे तो खुद ही दब जाओगे, रोकोगे कैसे। लेकिन मैं कहूं कि एक बॉल आ रहा है, रोकना आसान है ना। और छोटा बॉल आ रहा है, फुटबॉल आ रहा है, रोकना मुश्किल है ना। टेनिस का बॉल आ रहा है, रोकना आसान है, और छोटा बॉल है और रोकना आसान है। जितनी भारी चीज होगी, जितनी भारी चीज, उसको रोकना उतना ही मुश्किल है ना। तो यानी कि भारी चीज में इनर्शिया ज्यादा होती है और हल्की चीज में इनर्शिया कम होती है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये जो मास है ना, ये हमें यह बताती है कि ऑब्जेक्ट में कितनी इनर्शिया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मास इनर्शिया को मेजर करती है, यानी कि मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट के पास कितनी इनर्शिया है ना। जैसे मैंने बताया कि भारी ऑब्जेक्ट है, इनर्शिया ज्यादा है, तो मास भी ज्यादा है ना। हल्का ऑब्जेक्ट है तो मास कम है, इनर्शिया कम है तो मास भी कम है। तो इनर्शिया यानी कि मास एक ऐसी चीज है जो इनर्शिया को मेजर करती है। तो हम क्या बोलेंगे, मास की डेफिनेशन क्या बताइए कि ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, इन एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड मास, कॉल्ड मास। और क्या बताया, एंड इट मेजर, क्या करता है, इट मेजर द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, मेजर द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को के इनर्शिया को भी मेजर करती है ना। ग्रेटर इज द इनर्शिया, ऐसे बोल सकते हैं। देखो, ग्रेटर इज द इनर्शिया, ऐसे लिखे फुल स्टॉप के बाद, क्या लिखे, ग्रेटर, ग्रेटर इज द इनर्शिया, ज्यादा इनर्शिया होगा अगर ऑब्जेक्ट में, ग्रेटर इज द इनर्शिया, मोर इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जितनी ज्यादा इनर्शिया होगी ऑब्जेक्ट में उतना ज्यादा मास होगा। तो मैंने क्या बताया कि भारी चीज में इनर्शिया ज्यादा होती है, इसका मतलब मास ज्यादा है। ट्रक को रोकना कितना, ट्रेन को रोकना कितना मुश्किल होगा बताओ, मास ज्यादा है
ज्यादा इनर्शिया ज्यादा मास। इनर्शिया कैसे पता लगता है? ऐसे इमेजिन करो कि दोनों चीज अगर सेम स्पीड से जा रही हो तो किसको रोकने में ज्यादा मुश्किल होगी? तो जिसको रोकने में ज्यादा मुश्किल होगी, ज्यादा इनर्शिया है, उसका मास भी ज्यादा है। समझ में आया? दूसरी चीज ध्यान रखेंगे कि जो मास होता है ये कभी भी नहीं बदलता ऑब्जेक्ट का। मास डज नॉट चेंज। मास चेंज नहीं होता किसके साथ? विद टाइम एंड प्लेस, यानी कि टाइम के साथ साथ और जगह के बदलने से मास में कभी भी चेंज नहीं आता। एक ऑब्जेक्ट यहां है, अर्थ मान लो मैं नोएडा में हूं तो मास वही है। दिल्ली में चला जाऊं मेरा मास वही रहेगा। मून पे चला जाऊं मेरा मास वही रहेगा। मार्स पे चला जाऊं मेरा मास वही रहेगा। कहीं भी चला जाऊं मेरा मास वही रहेगा, है ना? 1 घंटा पहले देखूं तो भी मास वही रहेगा। तो मास कभी भी जो होता है चेंज नहीं होता है। मास डज नॉट चेंज विद प्लेस एंड टाइम। तो ये हो गया मास। और मास का यूनिट क्या होगा? यूनिट जो होती है मास की, यूनिट ऑफ मास। मास को हम मेजर करते हैं किसमें? किलोग्राम में या ग्राम में। इस तरह से ये मास के यूनिट होते हैं सारे। किलोग्राम में, ग्राम में, ये सारे मास के यूनिट है। तो हम किलोग्राम लिख देते हैं, मिलीग्राम बहुत सारे होते हैं। तो किलोग्राम, इसका सिंबल क्या होता है किलोग्राम का? केजी से लिखते हैं इसको। तो ये हो गया। तो क्या क्या बताया? मास सबसे पहले चीज कि मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर है। दूसरी क्या बात बताई? कि मास जो है वो इनर्शिया को मेजर करता है। तीसरी क्या बताई? कि मास कभी भी चेंज नहीं होता, है ना? यूनिट क्या बताया? केजी होता है। अब आते हैं वेट पे। अब दूसरी चीज क्या हमारा, देखो वेट। वेट क्या होता है? इसको W से डिनोट करते हैं कभी कभी। देखो वेट, देखो वेट क्या होता है? वेट का मतलब है, जैसे मान लो यहां पर हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं, अर्थ पर खड़े हैं, अर्थ पर हैं, या अर्थ के सरफेस के आसपास है। तो हमने देखा था कि हर एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या करता है? दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है। तो अर्थ भी क्या करती है? दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचेगी, खींचेगी ना। तो जैसे मैं हूं तो अर्थ क्या कर रही होगी? मुझे अपनी तरफ खींच रही होगी। इस फोर्स को क्या कहते थे हम? इस फोर्स को ग्रेविटेशन कहते थे या ग्रेविटी कहते थे, है ना? अर्थ के ग्रेविटेशन को ग्रेविटी कहते हैं। यानी कि वेट क्या है? वेट एक फोर्स है जिस फोर्स की वजह से क्या होता है? जिस फोर्स की वजह से अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो उस फोर्स को क्या कहते हैं? हम बोलेंगे उसका वेट है अर्थ के ऊपर, है ना? जैसे मान लो मैं कहूं कि मेरा वेट कुछ है, तो क्या होगा कि वेट का मतलब कि मुझे अर्थ अपनी तरफ जिस फोर्स से खींच रही है उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे? उसका वेट कहेंगे। तो वेट बेसिकली क्या हो गया? वेट एक फोर्स हो गया। तो क्या बोलेंगे? द फोर्स बाय विच अर्थ, हम अभी अर्थ की बात कर रहे हैं खाली, अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, यानी अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से खींचती है वो इसका क्या होगा? वेट होगा, है ना? तो फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड इट्स वेट। ठीक? और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? एंड ऑल्सो दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड इस फोर्स को एक और चीज क्या कहते हैं? दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशन। इसको हम ग्रेविटेशन भी कहते हैं, बोलते हैं ग्रेविटी लिखोगे। मैंने बताया था पहले आपको कि अर्थ के ग्रेविटेशन को एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम ग्रेविटी कहते हैं, है ना? तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जिस फोर्स से खींचती है उस फोर्स को हम वेट कहते हैं अर्थ के ऊपर। ठीक? अब देखो वो होगा कितना, इसको नोट करो पॉज करके। ठीक, चलो उसको नीचे लिखते हैं पहले, उसके बाद करेंगे। हाँ, अब मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं एम जो है ये मास है ऑब्जेक्ट का। एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ले लिया, इसका मास ले लिया हमने एम। ठीक? कैपिटल एम ले लिया हमने, मास ऑफ अर्थ। ठीक? और आर ले लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ का रेडियस ले लिया हमने, कैपिटल आर। ठीक? तो मैंने बताया था आपको
क्योंकि अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा होता है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस के आसपास होगा, थोड़ा ऊपर होगा मान लो, तब भी हम क्या लेंगे, जो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस लेंगे वही लेंगे जो अर्थ का रेडियस है ना। अर्थ का रेडियस है वही ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होगा, यानी कि अर्थ डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस हमेशा कहां से लेते हैं, सेंटर से, है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ये मान लो अर्थ है ना, और एक ऑब्जेक्ट मान लो यहां रखा है, बिल्कुल अर्थ के सरफेस के पास है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना उसको मैं आर से ही दिखा दूंगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं ये ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस के ऊपर, चलो अर्थ के सरफेस के ऊपर छोड़ो, ये ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, अर्थ के सेंटर पे ले लिया, चलो सरफेस पे ले लिया, तो कितना डिस्टेंस हो गया इसके बीच का, आर। समझ में आ गया, ये यानी ये ऑब्जेक्ट कहां रखा है, कहां रखा है, अर्थ के सरफेस पर रखा है। तो कितना होगा इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा, ये बताएं, क्या फार्मूला होता है, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर क्या है, अर्थ का रेडियस है, ठीक। अच्छा, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। अभी तो बताया था कि अर्थ जिस भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है वो उसका वेट कहलाता है, वो उसका वेट कहलाता है ना। तो हमें एक और चीज पता है कि ऑल्सो कह सकते हैं कि जो F होता है ये m इंटू ए के भी तो इक्वल होता है। ये फोर्स किस पर लग रहा है, ये फोर्स अर्थ पर भी लग रहा है, ये फोर्स ऑब्जेक्ट पे भी लग रहा है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि फोर्स हमेशा इक्वल और अपोजिट होती है। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे भी लग रहा है उतना ही फोर्स, और उतना ही फोर्स अर्थ पर भी लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है। ये हमने पहले देखा था कि जो ग्रेविटेशन होता है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स सेम होता है, चाहे हल्का हो चाहे भारी हो, दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगे, है ना। तो जितना फोर्स इस पे लग रहा है, मैंने पॉइंट की तरह बनाया देखो इस ऑब्जेक्ट को, और अर्थ का अर्थ ले लिया, तो जितना फोर्स होगा इस ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स होगा अर्थ पे, है ना। तो वेट किसका ले रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट का ले रहे हैं ना, अर्थ का थोड़ी ले रहे हैं। तो वेट क्या पता है, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, एम ए। तो फोर्स किस पर निकालना है, ऑब्जेक्ट पे। तो मास भी किसका लोगे, ऑब्जेक्ट का, और ए हो गया उसका एक्सेलरेशन, क्योंकि F इक्वल्स टू एम ए भी होता है। तो किस पर F निकाल रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पे, तो मास उसी का लेंगे ना m, है ना। तो अच्छा, एक और चीज बताया था कि अर्थ का जो एक्सेलरेशन होता है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, तो याद है पिछले चैप्टर में हमने लेक्चर में किया था कि ए जो होता है उसको हम जी से डिनोट करते हैं अर्थ के लिए, बताया था ना कि जो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हम जी से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये फोर्स किसका है, अर्थ का है, और अर्थ का जो एक्सेलरेशन है उसको क्या कहते हैं, अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, उसको जी से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए, और एफ को फिर हम लिख देंगे डब्ल्यू, मैंने बताया वेट को डब्ल्यू से दिखाते हैं, तो एफ की जगह हम डब्ल्यू लिख देंगे और एम और ए की जगह हम लिख देंगे जी। तो ये हो गया हमारा वेट का फार्मूला, ये हो गया हमारा वेट का फार्मूला, है ना। अब देखो क्या होता है, जी की वैल्यू मैंने बताई थी अर्थ के सरफेस पे लगभग सब जगह सेम होता है। कुछ जगह बताया था कि जैसे अगर हम इक्वेटर पे जाते हैं, तो इक्वेटर पे जाते हैं तो जी की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, जी की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि वहां पर रेडियस ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि जो फोर्स है रेडियस के इनवर्स है, इनवर्स स्क्वायर कहेंगे इसको, है ना। तो इक्वेटर पे यानी, लेकिन लगभग फिर भी सेम होगा। अगर हम अर्थ के सरफेस पे जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो थोड़ा बहुत चेंज आता है जी की वैल्यू में, है ना। लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस के ऊपर ले जाएंगे बहुत, तो फिर ये डिस्टेंस देखो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो ये बढ़ता जाएगा तो आर एफ की वैल्यू कम होती है, यानी वेट भी कम होता जाएगा। तो अभी तो हम अर्थ के सरफेस की बात करेंगे, तो अर्थ के सरफेस पे जी लगभग क्या होता है, सेम होता है, इसलिए वेट भी लगभग सेम होगा, है ना। और दूसरी चीज कि जी की वैल्यू अगर बदलेगी, जी की वैल्यू अगर बदलेगी तो वेट भी बदलेगा, जी की वैल्यू बदलेगी तो वेट भी बदलेगा। तो वेट जो होता है वो मास पर तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ में जी पर भी डिपेंड करता है। और जी की वैल्यू मैंने क्या बताई, अर्थ के सरफेस पे जी लगभग 9.8 होता है, लेकिन जी की वैल्यू जो होती है ना अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। पहली बात तो अलग अलग प्लानेट के लिए भी जी की वैल्यू अलग अलग, जैसे अर्थ का जी अलग होगा, मून का अलग, अब निकालेंगे मून का अलग होगा, किसी और प्लानेट पे जाऊंगा तो वहां जी अलग हो जाएगा। तो अलग अलग जगह पे जी की वैल्यू अलग अलग होती है। स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी जब वर्ड करेंगे तो अर्थ के लिए करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन करेंगे तो किसी दूसरे प्लैनेट के लिए यूज करेंगे इस वर्ड को। तो ये जी पर भी डिपेंड करता है, मैंने बताया जी की वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, तो फोर्स वेट की वैल्यू भी बदलती रहती है। तो बेसिकली हमने ये समझा कि वेट क्या होता है, वेट एक फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सरफेस की तरफ खींचती है, और ये उस वेट का फार्मूला हो गया, है ना, इस वेट का फार्मूला हो गया।
तो अगर हम बोलेंगे पॉइंट बना के अगर हम लिखते हैं तो वेट क्या क्या है, देखो वेट सबसे पहली चीज क्या है, देखो वेट W से डिनोट करेंगे। वेट क्या होता है, ये होता है फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट। वो फोर्स है जो जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। दूसरा बात क्या होगा, फोर्स हो गया, और ये बदलता रहता है। इट वेरी मतलब चेंज होना। इट चेंजेस, लिखो इट चेंजेस विद डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के साथ क्या होता है, बदलता। जी की वैल्यू बदलती रहती होगी तो वेट भी वेरी करेगा। आगे कहते हैं कि ये बदलता रहता है वेट, और क्या हो सकता है, उसका यूनिट केजी था, इसका यूनिट न्यूटन होता है। देखो यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, क्योंकि एक फोर्स है ना ये, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन ही तो होता है। मास का होता है केजी, फोर्स का होता है न्यूटन। तो वेट एक फोर्स ही तो है, तो इसका यूनिट हो गया। समझ में आ गया। तो अगर हमें बोलेगा कि भाई वेट और मास में डिफरेंस बताओ क्या है, नोट करो, पॉज करके सारा कर लिया होगा। अगर पूछे कि डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, वेट और मास में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है बताओ। तो एक कॉलम बना दो ऐसे, और एक तरफ क्या लिख दो, एक तरफ लिख दो आप वेट मास, एक तरफ लिख दो आप वेट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहले तो देखो ये क्या हम लिखते हैं मास, सबसे पहले लिखते हैं मास, फिर लिखेंगे हम वेट। तो क्या डिफरेंस है, लिखते हैं मास और यहां लिखते हैं हम वेट। तो वो बता दिया आपको, पॉइंट वही सारे लिख देंगे। मास क्या है, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है। क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर। दूसरा क्या है, इसमें क्या बोलेंगे कि वेट क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ग्रेविटेशन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ना। दूसरा क्या बोल सकते हैं इसमें, देखो कि ये क्या करता है, इट मेजर इनर्शिया। ये क्या मेजर करती है, ये इनर्शिया बताती है, ऑब्जेक्ट की इनर्शिया बताती है। ये क्या बताती है, इट मेजर फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को अर्थ किस फोर्स से खींचती है, वो उसका वेट होता है ना। तीसरा क्या बोलेंगे कि ये कभी नहीं बदलता, डज नॉट चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता है ना, ये चेंज होता है, इट चेंजेस, ये बदलता रहता है। ठीक। चौथा चीज क्या हो सकता है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका यूनिट बोले, ऐसा यूनिट चलो अभी, इसका यूनिट क्या है, यूनिट है इसका केजी, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है न्यूटन। न्यूटन इसका ऐसा यूनिट, सिंबल क्या होता है न्यूटन का, चिन्ह एन। तो ये डिफरेंस है वेट में और मास में और वेट में। समझ में आ गया। अभी देखो आगे हम देखते हैं कि ये पॉज करके नोट कर लो। अब देखो क्या है, देखो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको, एक ऑब्जेक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं, एक ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम अलग अलग प्लैनेट पे ले जाएंगे। वेट क्या बताया कि वेट वो फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ अपने किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, है ना। अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम मून पे ले जाएंगे तो वहां पर वेट क्या बोलेंगे कि वो फोर्स जिस फोर्स से मून ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, वो वहां पर उसका वेट हो जाएगा। तो वेट का मतलब होता है कोई भी प्लैनेट जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट खड़ा है, वो प्लैनेट उसको जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचती है उस फोर्स को हम वेट बोलते हैं। अर्थ जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी वो अर्थ के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा। अगर वही ऑब्जेक्ट कहां चला जाए, मून पे चला जाए, तो मून जिस भी फोर्स से
ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, वो वहां पर उसका वेट हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि मून का मास अलग होता है और ग्रेविटेशन अलग अलग होगा ना, क्योंकि मून का मास अलग है, अर्थ का मास अलग है, तो सबका जो फोर्स, जिस फोर्स से खींचेगा अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो फोर्स अलग होगा। और मून किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा जिस फोर्स से, वो फोर्स अलग होगा, क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में मास आता है ना प्लैनेट, कैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बटा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो किस पर डिपेंड करता है? मास ऑफ अर्थ पे, रेडियस ऑफ अर्थ पे करता है ना, है ना। ठीक, अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम मून पे ले जाएंगे तो क्या लेंगे? जी मास ऑफ मून अप इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो मून का रेडियस, मून का मास अलग होगा, इसलिए वहां पर वो जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा वो फोर्स अलग होएगा, यानी वहां पर ऑब्जेक्ट का वेट अलग होगा। उसी फोर्स को तो हम वेट बोलते हैं, जिस फोर्स से प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट जैसे कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो हम यहां पर एक चीज देखते हैं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस से मून पे ले जाते हैं, तो उसको वेट में कितना चेंज आएगा? मास में तो मैंने बताया कभी चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। मास एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग जगह अलग अलग सेम होगा। मास क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, उसका वेट से कोई मतलब नहीं है, वो सब जगह सेम रहता है। सब जगह क्या अलग अलग होगा? वेट। क्यों? क्योंकि सबका सब जगह, सब अलग अलग प्लैनेट के लिए क्या अलग अलग होता है? अलग अलग प्लैनेट के लिए मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट अलग अलग होता है, इसलिए उसका वेट अलग अलग होगा वहां पर, क्योंकि फोर्स अलग अलग हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मून पे निकाल के देखते हैं। तो हम निकालते हैं, बोलेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। मून पर ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, और उसको अर्थ से फिर कंपेयर भी करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे। देखो, जैसे अगर मान लो कि ऑन अर्थ, मान लो अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ पे रखा है, ठीक। अच्छा, अर्थ का मास आपको पता है ना कितना होता है? मास ऑफ अर्थ कितना होगा? मास ऑफ अर्थ होगा मास ऑफ अर्थ होता है कितना होता है मास ऑफ अर्थ? 5.98 इंटू 10⁻24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है पता है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ऐसे मास ऑफ मून क्या हो जाएगा? mm लिख दिया मैंने इसको। तो मास ऑफ मून होता है 3.6 इंटू 10⁻22 kg, ठीक, इतना हो जाएगा। और रेडियस ऑफ मून हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून हो जाएगा हमारा 1.74 इंटू 10⁻6, ये मीटर। ये होता है मून का रेडियस, ठीक। अब मान ले हम निकालते हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m, तो वेट निकालते हैं। देखो, कहेंगे वेट ऑफ मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अर्थ पर ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा? मान लेते हैं W E लिख दिया इसको मैंने, E फॉर अर्थ। कितना हो जाएगा? तो ये लिख देंगे भाई, F को हम W से, मैंने वेट को W से दिखा देते हैं, तो लेकिन F ही है, तो F क्या होगा? G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक। अब इसमें देखो G तो कांस्टेंट होगा, वो मून वाले में भी आएगा और अर्थ वाले में भी आएगा, कुछ फार्मूले में G होता है। यहां पर सिर्फ, और ये भी दोनों जगह सेम होगा। दोनों जगह अलग अलग क्या होगा? वहां पर लेंगे मास ऑफ मून, यहां पर ले लिया मास ऑफ अर्थ, वहां पर लेंगे रेडियस, यहां लेंगे रेडियस ऑफ अर्थ, वहां लेंगे रेडियस ऑफ मून। ये दोनों चीजें अलग अलग होगी मून पे और अर्थ पे, बाकी ये और ये दोनों जगह सेम है। तो उसको अभी इसकी वैल्यू में नहीं डालता हूं, सिर्फ मास ऑफ अर्थ डाल रहा हूं। कितना है मास ऑफ अर्थ? देखो 5.98 इंटू 10⁻24 इंटू m डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। ये आ गया W ऑन। अच्छा, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। चलो, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो इसको स्क्वायर करो और इससे डिवाइड करो, तो डिवाइड करने के बाद ये लगभग हमारा आ जाएगा 1 पॉइंट, मुझे याद है तो मैं लिख देता हूं 474 इंटू 10⁻11, और ये बच गया एक तो G जिसकी वैल्यू हमने नहीं डाली, और एक बच गया M। ये बाकी इसको हमने सॉल्व किया। देखो, इस चीज को हमने सॉल्व किया, इस पूरी चीज को, तो इतना इतना आया, ये आया हमारा। बाकी ये और ये हमने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं डालनी है, हमें जरूरत नहीं है। तो ये वेट किस पर आ गया? या ये अर्थ के ऊपर, ठीक। अब निकालते हैं मून पर। वेट ऑन मून, बोलेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून।
अगर ऑब्जेक्ट का वेट निकालते हैं मून के ऊपर तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे W ऑन मून, WM लिख दिया, G वही फार्मूला, मास ऑफ मून इंटू M अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ये तो फार्मूला होता है, सेम फार्मूला लिखा है, बस वहां मून के ऊपर क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ की जगह मास ऑफ मून आ गया, रेडियस मून आ गया, और M तो वही है, ये ऑब्जेक्ट का मास है, वो थोड़ी बदलेगा, वो तो मैंने बताया मास सेम रहता है, एक ही ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग जगह सेम होगा, है ना। तो अर्थ के सरफेस पे अगर ऑब्जेक्ट का मास M है तो मून पर भी उसका मास M ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा कभी। ठीक, अब इसको वैल्यू डालते हैं, डालता हूं इसकी वैल्यू। तो G और M मैंने कहा G और M तो सेम है, दोनों जगह इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको वैल्यू नहीं डालते इसकी। तो मास ऑफ मून कितना होता है, मास ऑफ मून लिखा इधर 3.6, मतलब ये हो गया G इंटू 3.6 इंटू 10⁻22, और रेडियस ऑफ मून कितना 1.74 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर और इंटू स्मॉल m। अब इसको जब सॉल्व करोगे वैसे जैसा पहले हमने सॉल्व किया वैसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, डिवाइड होने के बाद कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा तुम्हारा ये आ जाएगा लगभग 2.431 इंटू 10⁻10 GM, ये आ जाएगा GM, G और M। ये तो इसको हमने सॉल्व किया तो इतना है, पर उसको सॉल्व किया इतना है, 10⁻10 है, बाकी G और M की तो हमने वैल्यू नहीं डाली थी, G और M की वो वैसे वैसे रह गया। ठीक, तो ये आ गया वेट किसके ऊपर, भी आ गया वेट मून के ऊपर। अब क्या करो, इसको डिवाइड कर दो इससे, इसको डिवाइड कर दो इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो क्या लिख देंगे, डिवाइड, इसको आप नोट करो पॉज करके, मैं इसको मिटा रहा हूं, डिवाइड, ठीक है। देखो अब यहां पर हम क्या लिख देंगे, ओहो तो मैं कहां चला गया यार, वेट ऑन अर्थ कितना था, ये तो मिट गया, वेट ऑन अर्थ आ जाएगा कितना था, उसके ऊपर वेट 1.474 इंटू 10⁻11 G और M, ये था। ठीक, स्मॉल m है। हाँ, अब क्या करोगे, लिखोगे डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, इसको से डिवाइड करना, क्या लिखो, W ऑन मून, W ऑन अर्थ इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय ये, है ना। तो 2.43 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 1.474 इंटू 10⁻11। अब इसको जब डिवाइड करोगे दिया जाएगा तुम्हारा 0.165 इसके आसपास आएगा, या इसको बोलेंगे तो 1/6, ये 1/6 के इक्वल है। तो ये W मून अपॉन W अर्थ, ये आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना है, दिमाग में छाप लो इस चीज को। अभी आगे लिखते हैं इसको, देखो ये फार्मूला आपको लास्ट वाला याद रखना है, और ये क्या बताता है पता है, देखो वेट ऑन मून इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा वेट ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6। ये क्या मतलब उसका, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर उसका वेट अर्थ के सरफेस पे कुछ है, उसी को अगर मून पे ले जाएंगे तो वहां उसका वेट अर्थ के वेट का, अर्थ के सरफेस पे जो उसका वेट है उसका 1/6 टाइम्स हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैं यहां मान लो 60 केजी का हूं, 60 केजी तो नहीं बोलेंगे, न्यूटन बोलेंगे, क्योंकि वेट को न्यूटन मेजर करते हैं, फोर्स होता है, केजी को मास को केजी में करते हैं। तो अगर किसी भी चीज का वजन, यानी मेरा वेट अर्थ के सरफेस पे कितना है, 60 न्यूटन है, अगर मैं चला जाऊं मून पर तो मेरा वेट पता है कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 10 न्यूटन का रह जाऊंगा मैं, मास मेरा वही रहेगा लेकिन वहां जाकर मैं 10 न्यूटन का हो जाऊंगा, यानी कि 60 से 10 हो गया, यानी 1/6 टाइम्स हो गया। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ का वेट अगर अर्थ के सरफेस पे 60 न्यूटन है तो वहां जाके वो 10 न्यूटन का उसका वेट हो जाएगा, यानी वेट उसका कम हो जाएगा, मास कम नहीं होगा, वेट कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मून का अलग है, अर्थ का अलग है, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है उसी का, ये हम ये भी कह सकते हैं इसको कि मून का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का 1/1/6 टाइम्स है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को ही तो हम वेट बोलते हैं। अर्थ पे हमारा वेट जो है वो अर्थ का ग्रेविटेशन है, मून पे जो हमारा वेट है वो मून का ग्रेविटेशन है। तो मून का ग्रेविटेशन अर्थ के ग्रेविटेशन का
1/6 टाइम्स होता है ना। इसको एक और चीज कर सकते हैं, देखो वेट को पता है मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, वेट होता है mg। क्या होता है, वेट होता है mg। तो इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट ऑन मून क्या लिखेंगे पता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और g किसका लिखेंगे, मून का, gm कर दिया मैंने, m फॉर मून। ऐसे ही अगर मैं लिखूं वेट ऑन we का मतलब क्या, वेट ऑन अर्थ, तो वेट क्या होता है mg होता है ना, तो mg g ऑफ अर्थ ऐसे लिख देंगे। कितना हो जाएगा ये 1/6, तो m से m कट गया, 1/6 आया ना, तो 1/6 देखो ठीक। तो gm अपॉन ge कितना हो जाएगा 1/6, यानी कि gm कितना हो जाएगा ge बटा 6, और ge कितना होता है पता है ना 9.8 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया gm। तो gm आ गया हमारा 1 आ जाएगा, ये लगभग इतना आ जाएगा, मान लो ऐसे मान लो इसको, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है ना। तो यानी कि मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन है, वो ये है। यानी कि अर्थ के, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से मून पर ले जाओ, उसका वेट 1/6 हो जाएगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशन 1/6 हो गया, इसीलिए तो उसका वेट 1/6 हो गया, मास तो कभी चेंज होता नहीं। तो 1 यानी मून पे किसी भी, याद रखो अगर मैं यहां पर 1 मीटर ऊपर कूदता हूं, तो मून पे जा कितना मीटर ऊपर कूद जाऊंगा, 6 मीटर। अगर मैं अर्थ के सरफेस पे, कोई पूछे कि मान लो मैं अर्थ के सरफेस पर 1 मीटर ऊपर जंप कर सकता हूं, तो मून पे जाकर मैं कितना ऊपर जंप करूंगा, तो मीन के ऊपर जाकर के मैं 6 मीटर जंप कर सकता हूं, यानी मेरे पैरों में स्प्रिंग लग जाएगा, मेरे पैरों में स्प्रिंग लग जाएगा। यानी कि क्योंकि वहां पर ग्रेविटी 1/6 है, तो उतने ही गुणा हम ज्यादा ऊपर जंप कर सकते हैं वहां पर, एक ही फोर्स की वजह से। तो यहां पर अगर हम 1 मीटर कहीं 1/6 मीटर कर दो, वेट जितना बढ़ता जाएगा जंप की हाइट उतनी कम होती जाएगी, वेट जितना कम होता जाएगा जंप की हाइट उतनी बढ़ती जाएगी। यानी कि वेट वहां पर 1/6 हो गया, तो जंप 6 गुना हो गया, 6 टाइम्स हो गया, इंक्रीज कर गया। यानी कि ग्रेविटी जितना कम होगा जंपिंग हाइट उतनी ही बढ़ेगी, याद रहेगा ये चीज। तो 6 मीटर यहां पर, अगर आप यहां पर आप 1 मीटर कूद पाते हो ऊपर, तो उतना ही फोर्स लगा करके आप वहां कितने मीटर कूद सकते हो, 6 मीटर कूद सकते हो। समझ में आ गया। तो मून के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 1/6 होता है, और जंप जो होगा वो 6 टाइम्स मोर होगा। 1 मीटर की जगह 6 मीटर ऊपर छलांग लगा दोगे, पैरों में स्प्रिंग लग जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हो गया मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मून का हो गया, मून पर हमारा वेट अर्थ के वेट का 1/6 टाइम्स हो गया। ठीक, मास में कोई चेंज नहीं होगा। अब मान लो मैं क्वेश्चन लेता हूं, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। क्या है, देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ surface is 10 kg. 10 kg. What will be number 1, एक निकालते हैं, weight of object on अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, मास तो पता है कितना होगा। दूसरा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, मून पर कितना उसका मास होगा। तीसरा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून पर कितना उसका वेट होगा। देखो करते हैं बहुत आसान, इसको करते हैं बहुत आसान। क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। पहला करते हैं, देखो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, अर्थ पर ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, ऐसे लिखता हूं WE, वेट ऑन अर्थ क्या होता है, M इंटू जी। M कितना है, 10 किलो का ऑब्जेक्ट है,
जी कितना होता है 9.8, तो कितना आ जाएगा 98 न्यूटन। 98 न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है। पहला चीज हो गया वेट ऑन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस। अब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, यहां करता हूं देखो साइड में। दूसरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। मास तो कभी चेंज होता ही नहीं, अभी तो बताया था। तो अर्थ के सरफेस पे जो मास होगा वही मून पे होगा। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना होगा, वही रहेगा 10 kg, क्योंकि मास में तो कभी चेंज होता नहीं है, वो तो हमेशा सेम रहता है। यूनिट देख लेना क्या दे रखा है। कभी कभी ना फोर्स को भी वेट कर देते हैं, केजी में लिख देते हैं, एक्चुअली में केजी होता है, KGF होता है वो, ध्यान रखना, वो बड़ी क्लासेस में जाकर सीखोगे। तीसरा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। तीसरा क्या निकालते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो इसको निकालने की जरूरत क्या है, हमें पता है कि अर्थ पे जितना उसका वेट है उसका 1/6 मून पे हो जाएगा। तो क्या कर दोगे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6 से डिवाइड कर दो। और अर्थ के सरफेस उसका वेट कितना है 98, तो 98 डिवाइडेड बाय 6 कितना जाएगा 1 और 6 और 3 ऐसे कुछ आएगा ये। तो वेट ऑन मून आ गए न्यूटन में आ गया। देखो ये यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के सरफेस पे 98 न्यूटन है तो मून पे 16.33 न्यूटन हो जाएगा, मास वही रहेगा। और अगर इसी ऑब्जेक्ट को किसी और प्लैनेट पे ले जाएंगे, मान लो मार्स पे ले गए, तो वहां वेट अलग हो जाएगा। तो उसके लिए हमें वहां का जी निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसका मास चाहिए, उसका रेडियस चाहिए, तभी जी निकाल पाएंगे। स्मॉल जी, कैपिटल जी नहीं, स्मॉल जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, इसमें एक और चीज मुझे याद आया, वो भी आप ये पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, चलो अगले में बताएंगे इसको। ये समझ में आ गया आपको। तो आज का टॉपिक क्या था हमारा, मास, वेट। और वेट दोनों हमने समझा क्या होता है, उसके बाद दोनों डिफरेंस किया, फिर देखा हमने कि मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो जाएगा अगर हम उसको अर्थ के सरफेस से मून पे ले जाएंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन मून पे कितना हो जाएगा, हमने सीखा 1/6 टाइम्स हो जाएगा, वेट 1/6 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर हमने देखा एक न्यूमेरिकल करके आसान सा। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम अब एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा थ्रस्ट। क्या होगा, उस टॉपिक का नाम होगा थ्रस्ट। फिर हम पढ़ेंगे प्रेशर। बाय बाय, टाटा, सी यू।